दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कोई भी इंसान पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं होता। उसके जीवन में कोई ना कोई कमी होती ही है। ऐसी ही एक कमी ने बादशाह अकबर के जीवन में अपनी 27 साल की उम्र तक अंधेरा किया हुआ था और वो कमी थी उनकी कोई औलाद न होना। हालांकि 1564 में उनके दो जुड़वा बेटे जरूर पैदा हुए थे, हसन और हुसैन, मगर महज 2 महीनों के बाद ही उनकी मौत हो गई। ये सदमा बादशाह के लिए बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ से भी ज्यादा बादशाह हमेशा अपने वारिस की सोचता है जो आने वाले समय में उसका तख्त संभाल सके। इसी कश्मकश में अकबर भी थे। उन्होंने अपने सबसे चहीते सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से यहाँ तक कहा था कि अगर वो उन्हें एक बेटा दे दे तो वे आगरा से अजमेर पैदल चलकर उनकी दरगाह पर सिर झुकाने आएंगे। अपने बादशाह को औलाद के लिए इस तरह तड़पता देख उनके एक दरबारी ने उनसे कहा, आगरा के करीब एक पहाड़ी पर एक और पीर शेख सलीम चिश्ती रहते हैं जो आपकी मुराद पूरी कर सकते हैं। ऐसे में बादशाह तुरंत उनसे मिलने के लिए उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर अकबर की औलाद पाने की जो कोशिश थी वो सफल हो गई, क्योंकि सलीम चिश्ती ने उन्हें एक नहीं बल्कि 3 बेटों का वरदान दिया था, जो बिल्कुल सच साबित हुआ। उनके सबसे बड़े बेटे का जन्म 31 अगस्त 1569 में फतेहपुर सिकरी में हुआ, जो हमारे आज के चर्चा का विषय है। बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुए इस बच्चे का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही रखा गया, सलीम। यह मुगलिया सल्तनत का वो चश्मो चिराग था जिसने आगे चलकर अपने पिता बादशाह अकबर के ही नाक में दम कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही सलीम को बादशाह अकबर द्वारा पढ़ाई से महरूम रखा गया। इसकी वजह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शेख सलीम चिश्ती का अकबर के दिल में बहुत बड़ा स्थान था। ऐसे में एक दिन अकबर उनसे पूछते हैं कि आप कब मरने वाले हैं, मतलब आपका मरने का जो समय है वो कब है। ऐसे में शेख सलीम चिश्ती उनसे ये कहते हैं कि मेरी मरने की जो डेट है एग्जैक्ट, मैं तब मरूंगा जब जो शहजादा सलीम है कोई भी चीज़ याद कर लेगा। जैसे कि वो कुछ पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते वक्त कोई अगर वो एक सेंटेंस है उसे अगर वो याद कर लेता है तो मैं मरूंगा। अपने चहीते पीर को अकबर यूं खोना नहीं चाहते थे। बस इसी वजह से उन्होंने सलीम को पढ़ाई से दूर रखा ताकि वो कोई चीज याद न कर पाए। सलीम का सारा जीवन बस खेल कूद और युद्ध कौशल में ही बीत रहा था। अपनी यंग एज में आते के साथ ही एडिक्टेड विथ अल्कोहल। यह आदत उन्हें उनके एक दोस्त ने लगाई थी। एक दिन सलीम और उनका वो अजीज दोस्त शिकार के लिए गए थे। एट दैट टाइम सलीम वॉज टू टायर्ड। ऐसे में वो एक जगह बैठ जाते हैं। उनकी ये हालत देख वो अजीज दोस्त सलीम की तरफ एक बोतल बढ़ाता है और कहता है, इसे पी लीजिए, आप बेहतर महसूस करेंगे। वो बोतल शराब की थी। सलीम जैसे ही उसे पीते हैं वैसे ही स्टार्टेड टू फील बेटर। बस यही वो पल था जहां सलीम शराब के आदी हो गए। ऐसा कहा जाता है कि वो एक दिन में 15 से 20 ग्लास शराब की पी जाते थे। जब उनके सगे 2 भाई दानियाल और मुराद की शराब की वजह से ही मौत हो गई, तब उन्होंने उन 20 प्यालों को घटाकर 8 पर कर दिया था। अब ये उनका डर था या मजबूरी, ये तो वही जाने। सलीम कभी भी अकबर के चहीते बेटे नहीं रहे, क्योंकि वो हमेशा से ही शराब और शबाब में डूबा रहते थे। फौज के भीतर क्या चल रहा है इसका उन्हें कोई इल्म नहीं था। सलीम की टोटल 20 शादियां हुई, जिसमें सबसे अहम 3 थी। उनकी सबसे बड़ी बेगम का नाम था मानबाई, जो कि डॉटर थी मेवाड़ के राजा भार्गव दास और बहन थी अकबर के सबसे चहीते सीपे सलार मान सिंह की। इनसे इन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम था खुसरो। ये वही खुसरो था जिसकी आगे चलकर सलीम ने दोनों आंखें फोड़ दी थी, क्योंकि वो उनसे बगावत कर बैठा था। सलीम की अगली शादी हुई जोधाबाई यानी जगत गोसाई से, जो कि डॉटर थी मारवाड़ के राजा उदय सिंह की। इनसे हुए बेटे का नाम था खुर्रम, जो आगे चलकर सलीम के बाद तख्त संभालता है, जिसे हम सभी शाहजहां के नाम से जानते हैं। सलीम ने आखिरी शादी की थी मेहरुन्निसा से, जो उनकी सबसे चहीती बेगम थी।
उनके तख्त संभालते ही शी बिकेम द सेकंड इन कमांड विद द एब्सेंस ऑफ सलीम। ऐसे बहुत से फैसले थे जो वे सलीम के गैर मौजूदगी में भी किया करती और ये काम सलीम के इजाज़त से ही हो रहा था। मेहरुन्निसा के इस शाही अंदाज से सलीम उन्हें नूरे जहां कहकर बुलाते। मुगल इतिहास में नूरे जहां का नाम बाकी बादशाहों जितना ही अदब से लिया जाता है क्योंकि इनके काम भी उन्हीं के बराबर थे। खैर, अपने जीवन काल में सलीम अपने पिता को कभी भी खुश नहीं कर पाए। हद तो तब हुई जब 16वीं शताब्दी में सलीम सल्तनत से बगावत करके खुद का एक आज़ाद मुल्क बनाते हैं। उनके इस नई रियासत का कैपिटल था इलाहाबाद। वे खुद को मुगल सल्तनत से इतना अलग मानते थे कि उन्होंने खुद के सिक्के तक बनवा लिए थे। ऐसे में बादशाह अकबर अपने सबसे चहीते प्रधान अबू फजल को भेजते हैं सलीम को मनाने के लिए, मगर सलीम उन्हें अपने एक दोस्त वीर सिंह बुंदेला के हाथों रास्ते में ही मरवा देता है। अबू फजल अकबर के लिए बेशकीमती इंसान थे, वे उनके नवरत्नों में से एक थे। ऐसे में सलीम की इस हरकत ने उन्हें और भी दुख पहुंचाया। वैसे इस पूरी घटना का ब्यौरा मैंने अबू फजल के इस बायोग्राफी वाले वीडियो में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। खैर, अबू फजल की मौत की वजह से बादशाह अकबर सलीम से और भी खफा हो जाते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा था कि अब वो सलीम को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नहीं देख रहे, लिहाजा वो अपने पोते खुसरो को तख्त पर बिठाने की फिराक में थे। ऐसे में सलीम वॉज वेरी अपसेट कि भाई ये क्या हो रहा है, मैंने तो आग लगाई थी मेरे फेवर के लिए, मगर यहाँ तो सारा मकान ही जल गया। लिहाजा सलीम के लिए ये जरूरी था कि वो तुरंत दिल्ली जाए और बादशाह अकबर को मनाए। ऐसे में सलीम आगरा पहुंचते हैं अकबर को मनाने के लिए। एट दैट टाइम अकबर वॉज वेरी टायर्ड, वो पूरी तरह से थक चुके थे। लिहाजा सलीम के वापस लौटने के बाद वो उन्हें माफ़ कर देते हैं, जिसकी वजह एक और भी थी क्योंकि उनके 2 बेटे जो थे उनकी एकाएक उस समय ही मौत हो चुकी थी। लिहाजा उन्हें अब पुराने जख्मों को फिर से खुरेदना कतई मंजूर नहीं था। सलीम के आ जाने के बाद कुछ ही सालों में अकबर की मौत हो जाती है। मौत से पहले अकबर अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करके नहीं गए थे, लिहाजा सलीम को खुद तख्त पर बैठने के लिए थोड़ी बहुत मशक्कत तो करनी पड़ी। उनकी लड़ाई उनके ही बेटे खुसरो से थी, जिसमें अल्टीमेटली ड्यू टू द हाई एक्सपीरियंस ऑफ वॉर कैंपेन वो जीत जाते हैं और बनते हैं मुगलिया सल्तनत के नए बादशाह। गद्दी पर बैठने के बाद ही टुक द टाइटल ऑफ जहांगीर, जिसका मतलब होता है सारी दुनिया को जीतने वाला। मगर सिर्फ नाम रखने से कोई वाकई में सारी दुनिया नहीं जीत जाता। ये नाम जितना फिल्मी था वैसे ही उनके कारनामे भी फिल्मी थे। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत ही मूढ़ी बादशाह थे, कभी बहुत दरियादिल तो कभी बहुत खूंखार। उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो जहांगीर ने अपने एक नौकर का अंगूठा इसलिए कटवाया था कि उस नौकर ने बिना उनकी इजाजत एक नदी के किनारे जो चंपा के पेड़ थे उन्हें काटा था। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम उसमें महानता ढूंढते हैं, कौन से बादशाह ने कितनी जंगें लड़ी थी, कौन कितना ताकतवर था, किसके पास ज्यादा टेरिटरी थी, वगैरह वगैरह। क्योंकि जहांगीर ने कोई वॉर कैंपेन्स नहीं की, ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, इस वजह से वो इस मामले में थोड़ा पीछे छूट जाते हैं। मगर उनकी अपनी ही एक लेगेसी थी। कहा जाता है कि वो सुबह 8 बजे उठते और उठते के साथ ही अपनी प्रजा से मिलने बरामदे में जाते। इसके बाद वो 10 बजे के करीब करीब अपना नाश्ता निपटाकर वापस कुछ देर के लिए सोने चले जाते। दोपहर को अपने गुसल खाने में कुछ सीक्रेट्स मीटिंग करते और शाम के समय मौसीकी सुनते सुनते शराब के प्याले चटका जाते। बस यही इनकी जिंदगी थी। जहांगीर ने हमेशा से ही वॉर कैंपेन से ज्यादा कला और स्थापत्य कला को ज्यादा मान्यता दी है। बस यही वजह है कि वो इन ग्रेट पर्सनालिटीज जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब से थोड़ा पीछे छूट जाते हैं। मगर जो भी हो, इनका जीवन बाकी बादशाहों के मुकाबले बहुत ही आराम से बीता। 28 अक्टूबर 1627 का वो दिन जब अपनी 58 साल की उम्र में जहांगीर इस दुनिया से अलविदा कहते हैं।
उनका इतनी कम उम्र में मरना दमे की बीमारी की वजह से था। तो ये थी कहानी मुगलों के चौथे बादशाह जहांगीर की। जाते जाते एक आसान सा सवाल दोस्तों, जहांगीर वो पहले मुगल बादशाह थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक फॉरेन कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की सहूलियत दी थी। आपको इस ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए, फाइंड द आंसर एंड टाइप इन द कमेंट बॉक्स। वैसे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।